हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल पर। आज मैं आपको बीएड के पेपर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन समावेशी शिक्षा का सृजन के बीबीएम की यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आए हैं, आपके 2015 से 2023 तक के जो सेशंस रहे हैं उसके मैं आज एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाऊंगा। और ये क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, जो कि आपके एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और 5 क्वेश्चंस आपके इस पेपर में आएंगे, जिसमें कि 4 क्वेश्चंस आपके इस वीडियो से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये लेक्चर बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि इससे बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न ही आते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके बीबीएम के यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएड कोर्स के अंदर आती है, जो कि आपका सेमेस्टर 4 के अंदर आती है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं 20-21 से 23 सेशन के एमसीक्यू। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ 403 पेपर, जो पेपर का नाम है क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं 2021-23 के क्वेश्चन जो हम लोग के पिछले ईयर्स के आए थे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। एक मिनट, थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं मैं। चलिए पहला है इंक्लूजन ऑफ स्टूडेंट्स विथ डिसेबिलिटीज रिक्वायर्स, जो विकलांग छात्रों के समावेशन के लिए आवश्यक है। तो इसमें से चारों में से क्या आवश्यकता है, चलिए वो देखते हैं क्या आवश्यक ज़्यादा पड़ती है उन्हें। पहला है इनएसेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर, दुर्गम संरचना जो है आपकी। दूसरे इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अवसर की असमानता। तीसरा है बैरियर्स टू पार्टिसिपेशन, भागीदारी में बाधाएं। चौथा नॉन डिस्क्रिमिनेशन, गैर भेदभाव। तो जो ऑप्शन आप देखा इसमें डिसेबिलिटी को क्या चाहिए, तो पहला इनएसेसिबल मतलब दुर्गम, तो इनएसेसिबल नहीं होगा, यहाँ होना चाहिए था क्या एक्सेसिबल, मतलब जो विकलांग बच्चे होते हैं, जैसे जिनका बॉडी फिजिकली वो डिसेबल होते हैं, उनके लिए व्हील चेयर होती है। अब व्हील चेयर होती है वो आपकी स्टेयर केस पे चढ़ेगी क्या? नहीं चढ़ेगी, स्टेयर केस पे नहीं चढ़ेगी। उसके लिए क्या आता है, आइदर आप उसका लिफ्ट इस्तेमाल करें या फिर एक स्लोप करके आपकी जैसे सीढ़ी होती है ना, स्टेप होते हैं ना, स्लोप में क्या होता है आपकी जो व्हील चेयर आसानी से ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे स्लोप बनी हो रहती है जो आसानी से ये इंक्लाइन होती है, ऊपर चल जाती है और आपका जो भी कक्षाएं होती है या जहाँ भी आपको जाना होता है वहाँ तक आप इजीली तक पहुँच सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, तो अवसर का जो है ना असमानता नहीं होना चाहिए, वहाँ पे क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, कि जो नॉर्मल बच्चे और जो डिसेबल है दोनों में समानता होनी चाहिए, कि आपके जो मौका है नॉर्मल बच्चों को भी मिलना चाहिए और जो विकलांग है या फिर जो शरीर से डिसेबल है उसे भी समान अवसर मिलना चाहिए। तीसरा बैरियर टू पार्टिसिपेशन, अगर आप उसमें बाधाएं लगा दोगे डिसेबल बच्चों के लिए तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे जहाँ तक आप सब बच्चों को समान देखना चाहते हैं, तो वो एक तरह से उसके लिए बैरियर्स बन जाएंगे। तो ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर है नॉन डिस्क्रिमिनेशन, उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो आप नॉर्मल बच्चों के साथ करते हैं वही आपको डिसेबल बच्चे के साथ करनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग, विच इज़ नोन एज द फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन, विशेष शिक्षा के जनक कौन है? तो पहला ऑप्शन है सेगुइन। दूसरा ऑप्शन अब देखते हैं हम लोग, दूसरा ऑप्शन है इतार्ड। तीसरा है किर्क। चौथा है ब्रेल। तो ये ब्रेल है ना, ब्रेल सिस्टम दिए थे, क्या दिए थे, इसका पूरा नाम था लुइस ब्रेल। इन्होंने ब्रेल सिस्टम दिया था, क्या दिया था, ब्रेल सिस्टम दिया था, जिसके कारण ब्रेल सिस्टम में क्या था, जिसे दिखाई नहीं देता, जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं
विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए ब्रेल सिस्टम लाया गया था, जो कि एक बॉक्स टाइप का एक लकड़ी का बना हुआ था जिसमें डॉट डॉट्स बने हुए थे, ऐसे ऐसे डॉट्स बने हुए थे, उसको छू के वो पढ़ सकते थे कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका सैमुअल होगा। तो पूरा नाम आपका सैमुअल किर्क है, उसका पूरा नाम क्या है? सैमुअल ए किर्क। तो आपका आंसर थर्ड है। अगला सवाल है आपका, ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर रिलेटेड टू। तो मैं छोटा कर देता हूँ। तो जो आपके ऑर्थोपेडिकली होते हैं इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर रिलेटेड टू, जो अस्थिर घात बाधित बालक इसमें से संबंधित है। तो जो ऑर्थोपेडिक, ऑर्थो मतलब ही आपका होता है बोन्स, ठीक है। अब देखिए डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया, उसके बाद है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया मैथ्स के लिए होता है। डिसग्राफिया जो है आपकी ग्राफ्स या सिंबल बोल सकते हैं या फिर ग्राफ्स हो सकते हैं, उसको देखने में प्रॉब्लम्स होती है। डिसलेक्सिया रीडिंग प्रॉब्लम्स होती है। आर्थराइटिस जो है आपकी बोन रिलेटेड होती है। तो आपसे पूछा क्या गया? बोन रिलेटेड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्थराइटिस, गठिया से। यहाँ तक कोई परेशानी? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है, विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए टीचर इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट इन इंक्लूसिव एजुकेशन। एक शिक्षक की कौन सी विशेषता समावेशी शिक्षा में कम महत्वपूर्ण है? ऑप्शन देखते हैं। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स चिल्ड्रन, बच्चों के प्रति संवेदनशीलता। दूसरा पेशेंट एंड अफेक्शन फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के साथ धैर्य और स्नेह। तीसरा नॉलेज रिगार्डिंग डिसेबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों की विकलांगता से संबंधित ज्ञान। चौथा है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ ए टीचर, शिक्षकों की सामाजिक आर्थिक स्थिति। तो यहाँ पूछा क्या है? इज लीस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे कम जो होता है वो महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सोशल स्टेटस, सोशल इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ टीचर। आपके जो टीचर होते हैं वो किस लिए इम्पोर्टेंट होते हैं? आपको ज्ञान दे सके। वो टीचर गरीब है या फिर अमीर है, या फिर वो सोशली बैकग्राउंड समाज के लिए सही है कि नहीं है, इससे उसका स्टेटस मेजर आपके नॉलेज के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट नहीं है। वो गरीब है या अमीर है, आपको ज्ञान दे रहा है, आपको ज्ञान से मतलब है। उसका सोशल स्टेटस, समाज में क्या रुतबा है क्या नहीं है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका मेन काम है आपको ज्ञान देना है, आपको समाज में कैसे रहना है, आपको आपको डायरेक्शन देना है, दिशा निर्देश देना है। तो ये आपका टीचर का काम है। तो इसमें लीस्ट इंपॉर्टेंट वही है कि उसका स्टेटस क्या है, आपसे उससे मतलब नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन हो गया 4th नंबर। अब चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, विच इज नॉट कमिंग, एक मिनट मैं कर लेता हूँ सेट थोड़ा। हाँ, विच इज नॉट कमिंग अंडर द साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। इनमें से कौन मानसिक मनिता के मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में नहीं आता है? मतलब विच इज नॉट कमिंग। पहला है माइंड रिटार्डेशन, हल्की मंदता। अगला देखते हैं। अगला है सीवियर रिटार्डेशन, गंभीर मंदता। तीसरा है मॉडरेट रिटार्डेशन, मध्यम मंदता। चौथा है एडुकेबल रिटार्डेशन, शिक्षणीय मंदता। तो जो माइल्ड था, जो सीवियर है, मॉडरेट है, ये रिटार्डेशन का क्या है? टाइप्स है। रिटार्डेशन क्या है? टाइप्स है। तो इसमें से क्या नहीं होगा? 4th नंबर, एडुकेबल रिटार्डेशन इज नॉट टाइप्स ऑफ रिटार्डेशन। तो समझ में आ गया ये। अब हम लोग बाकी सवाल देखते हैं अगला ईयर का।
मीन्स पिछला ईयर्स का। 2020 से 22 के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 22 के क्वेश्चन हैं, तो चलिए हम लोग अगला स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ होता है आपका सवाल स्टार्ट, ये हिंदी में लिखा हुआ है तो पिछले पे इंग्लिश पे जाना होगा। तो चलिए 1 मिनट। सवाल दिया, आंसर ऑल द क्वेश्चंस बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो पहला है आपका सवाल है, बहुवैकल्पिक प्रश्न कहीं सही विकल्प चुनते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर दे। पहला क्वेश्चन है आपका, स्पेशल एजुकेशन नीड्स इंक्लूड्स, विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकता सम्मिलित करता है। पहला है फिजिकल नीड्स, शारीरिक आवश्यकता। दूसरा है एजुकेशनल नीड्स, शैक्षिक आवश्यकता। तीसरा है वोकेशनल नीड्स, व्यावसायिक आवश्यकता। चौथा है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर आपका होगा, क्या होना चाहिए आप बता सकते हैं? पूछा क्या सवाल है आपका? स्पेशल एजुकेशन नीड्स इंक्लूड्स, तो स्पेशल नीड्स की जो ये बच्चे होते हैं उसकी क्या जरूरत पड़ती है? उनकी शारीरिक भी समस्या, शारीरिक जो सहायता चाहिए होती है, उसे ज्ञान की भी चाहिए, उसे वोकेशनल भी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। कोई परेशानी? अब अगला सवाल देखते हैं। स्टैटिक इज रिलेटेड टू, आक्षी संबंधित है मेंटल रिटार्डेशन, मंद बुद्धि से, विजुअली इम्पेयरमेंट, दृष्टि बाधित से। और देखते हैं, तीसरा है हियरिंग इम्पेयरमेंट, श्रवण बाधिता से। चौथा है सेरेब्रल पाल्सी, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से। तो इसका आपका सही आंसर होगा सेरेब्रल पाल्सी, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी जो होते हैं ब्रेन रिलेटेड इम्पेयरमेंट होती है, जो आपके मस्तिष्क में कठिनाइयाँ होती है, जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो आपकी सेरेब्रल पाल्सी के कारण आती है। अब अगला देखते हैं हम लोग सवाल क्या है। वंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज बेस्ड ऑन, व्यक्तिगत विकार आधारित है। पहला है इमोशनल शॉक्स, संवेगिक झटका पर। दूसरा है सिंपल फीलिंग्स, सरल भावना पर। तीसरा है इमोशनल इंजॉयमेंट, भावनात्मक आनंद पर। चौथा है मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य पर। तो वंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ना, वो आपके खुद का पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स है, तो आपके मेंटल हेल्थ जो मानसिक अस्वस्थ होती है उसकी डिसऑर्डर आती है, ना कि इमोशनल इंजॉयमेंट लिखा हुआ है, आनंद लेते हैं। यहाँ सिंपल फीलिंग, सरल भावना तो भाई सबकी होती है। इमोशनल आपका संवेदनिक झटका लगता है तो भाई वो किसी और की देन से होता है, वो खुद का नहीं होता है ना। आपका जो मानसिक संतुलन होता है वो खराब हो जाता है किसी वन अपने, वो एक तरह का डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ समझ में आ गया। इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ, मानसिक स्वास्थ्य पर। अब अगला हम सवाल देखते हैं। विच क्लास लर्नर्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर एक्सेप्शनल कैटेगरी, विद्यार्थी का कौन सा वर्ग असाधारण श्रेणी के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो नॉट पूछा है। स्लो, धीमा, धीमा होगा तो चलेगा, कुछ भी कर सकता है, धीमा है तो धीरे किस काम कर रहा है। अब अगला है रिटार्टेड, मंद बुद्धि भी जिसे कहते हैं। नॉर्मल, साधारण। और चौथा है गिफ्टेड, प्रतिभाशाली। तो उसमें क्या पूछा है? नहीं है। ठीक है, तो इसमें पूछा है नहीं है। तो नॉर्मल जब बच्चा है तो उसमें डिसेबिलिटीज़ क्यों आएगी? साधारण बच्चा है वो, बाकी लोग जैसा। तो इसका सही आंसर नॉर्मल होगा, साधारण। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्या है हम लोग अगला? डिसग्राफिया। क्या है? डिसग्राफिया इज रिलेटेड टू विच इम्पेयरमेंट, डिसग्राफिया का संबंध किस प्रकार की बाधिता से है? पहला लिखने का, इन राइटिंग। दूसरा इन रीडिंग, पढ़ने की। तीसरा है इन स्पीकिंग, बोलने की। चौथा है इन लिसनिंग, सुनने की। तो जो डिसग्राफिया है उसमें आपका जो लिखने की प्रवृत्ति होती है उस प्रकार में बाधिता आती है, उसे हम लोग डिसग्राफिया इम्पेयरमेंट कहते हैं, इन राइटिंग। तो सही आंसर क्या होगा? इन राइटिंग, लिखने की। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग बाकी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारे 2019 से 21 के क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम आपका 2022 में हुआ था।
चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं, अगले पेज पे हैं। तो सवाल आपका यहाँ से शुरू होता है। पहला आपका सवाल है, ए रिटार्डेड चाइल्ड इज़ वन हुज इंटेलिजेंस इज़। मंद बुद्धि बच्चा वह होता है जिसकी बुद्धि लंबी। तो बुद्धि लंबी कितनी होती है? पहला ऑप्शन है लेस देन 200, 200 से कम होती है। दूसरा है 0, 0 होती है। तीसरा है लेस देन 70, 70 से कम होती है। चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए जो IQ होता है, जिसे हम इंटेलिजेंस क्वोशिएंट कहते हैं, इसमें अलग अलग लेवल की IQ बांटी गई है। तो जो अच्छा बच्चा होता है उसकी IQ सबसे क्या होती है? ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद धीरे धीरे कम होती है, जिसकी IQ कम होती है वो रिटार्डेड बच्चा होता है, जिनकी जो आपकी इंटेलिजेंस बुद्धि लंबी जो होती है वो कम होती है। तो इसका आपका सही आंसर जो है आपकी IQ के हिसाब से वो है लेस देन 200। पहला 200 से कम होती है। समझ में आ गया यहाँ पर? अब हम लोग बाकी देखते हैं। बाकी क्वेश्चंस हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या यूट्यूब पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको थोड़ा इस क्वेश्चंस में आपको थोड़ी कठिनाई हो रही है। अगला सवाल है, चाइल्ड इज़ द मेन डिटरमिनेंट ऑफ मैनेजमेंट। कक्षा प्रबंधन का मुख्य निर्धारक होता है। पहला है फिजिकल, भौतिक। दूसरा है साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक। अगला है सोशल, सामाजिक। लास्ट है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर जो है ना वो ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी, क्योंकि वो सोशल भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, द डेफिनेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन यूजेस फर्स्ट गिवन बाय। मानसिक मनिता की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी। तो किसने सबसे पहले दिया था? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या है। पहला है गिलफोर्ड ने। दूसरा है स्पीयरमैन ने। तीसरा है डल ने। चौथा पोलक ने। तो इसका आपका सही आंसर जो है वो क्या है? एडगार डोल। तो इसका सही आंसर, ये डूल लिखा हुआ बट यहाँ डोल होना चाहिए, तो सही आंसर ऑप्शन थर्ड होना चाहिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम चिल्ड्रेन डेमोन्स्ट्रेट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंक्लूसिव क्लासरूम में चिल्ड्रेन किस तरह की डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं उसमें से आपको बताना होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। एक समावेशी कक्षा के बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन दिखाते हैं? पहला है इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता की स्वीकृति और प्रशंसा में वृद्धि। दूसरा है बेटर कम्युनिकेशंस एंड सोशल स्किल्स, बेहतर संचार और सामाजिक कौशल। तीसरा है ग्रेटर डेवलपमेंट इन मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स, नैतिक और नैतिक सिद्धांतों में विहित विकास। चौथा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो आपको बताना है क्या है। तो जो समावेशी शिक्षा होते हैं ना उसमें आपके ऑल ऑफ दीज आएंगे इसमें, इनमें से सभी, क्योंकि वो विविधता जो भी डाइवर्सिटी होती है या एप्रिसिएशन होता है उस प्रशंसा को स्वीकार करते हैं। उनकी जो कम्युनिकेशन और सोशल स्किल होती है काफ़ी बेहतर होती है। और तीसरा जो होता है उसका जो मोरल, नैतिक और नैतिक सिद्धांत होते हैं वो ज़्यादा ही वृहत विकास होते हैं उसमें। तो सही आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दिस। उसके बाद है द प्रैक्टिस ऑफ इंटीग्रेटिंग ऑल स्टूडेंट्स इवन दोज विथ सीवियर डिसेबिलिटीज इनटू रेगुलर क्लासरूम्स इज नोन एज। उन सभी विद्यार्थियों को समेकित करने का अभ्यास जो गंभीर विकलांग लोगों को भी नियमित कक्षाओं में शामिल करती है डैश रूप में जाना जाता है। पहला मेन स्ट्रीमिंग, मुख्य धारा। अगला है आपका इंक्लूजन, समावेशी। तीसरा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना। चौथा है ग्रुप टीचिंग, समूह शिक्षण। तो आपका जो सवाल पूछा गया था वो था आपका
यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो था प्रैक्टिस पूछा गया है इंटीग्रेटिंग ऑल स्टूडेंट, सभी लोग को जो नॉर्मल हो या रेगुलर हो, डिसेबिलिटीज वालों सबको एक साथ करने का ही मुख्य धारा में आता है मेन स्ट्रीमिंग। तो इसका सही आंसर मेन स्ट्रीमिंग मुख्य धारा होती है। तो कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगला हम लोग देखते हैं 2018 से 20 के क्वेश्चन हैं जो कि आपका 2020 में एग्जाम हुए थे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। पहला है इंक्लूसिव एजुकेशन इज मेन फॉर, समावेशी शिक्षा इनमें से किसके लिए है? जनरल स्टूडेंट्स, सामान्य बालकों हेतु। दूसरा है स्पेशल स्टूडेंट्स, विशिष्ट बालकों हेतु। तीसरा है बोथ 1 एंड 2, एक एवं दो दोनों। चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो बोथ 1 एंड 2, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब हुई होता है कि जनरल जो बच्चे होते हैं और जो डिसेबल बच्चे होते हैं दोनों को इंक्लूड करना, ये आपका इंक्लूसन कहलाता है। तो जनरल बच्चे और स्पेशलिस्ट जो स्टूडेंट होते हैं, स्पेशल बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, दोनों को साथ करना ही बोथ 1 एंड 2 होगा इसका आंसर। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंक्लूसिव स्कूल और सेटअप may be defined as a place where everyone belongs, is accepted, supports and is supported by his or her peers and other members of the school community in the course of having his or her educational needs met। तो इसको हिंदी में पढ़ते अच्छे से। समावेशी शिक्षा अथवा पर्यावरण से अभिप्राय ऐसे स्थान से है जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपने ही सदस्य मानता है, जिसको अपना समझा जाता है, जो अपने साथियों और विद्यालय कुटुंब के प्रत्येक सदस्य की सहायता करता है और अपनी शिक्षा प्राप्ति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनसे सहायता प्राप्त करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कोटेशन है, स्टेटमेंट किसने दिया था ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर जो होगा, चलो ऑप्शन देख लेते हैं हम ऑप्शंस। पहला है लीमैन और वोलमैन, दूसरा है बार्टन, तीसरा है थॉमस, चौथा है स्टेनबैक एवं स्टेनबैक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा स्टेनबैक। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत? अब अगला सवाल देखते हैं। ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट्स रीडिंग इज कॉल्ड, विशिष्ट अधिगम असमर्था जिसे पढ़ना प्रभावित होता है, असमर्थ जो पढ़ने में लिखने में जो पढ़ने में असमर्थ होते हैं उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है वो बताना। पहला डिसलेक्सिया, दूसरा है आपका डिस्प्रैक्सिया, तीसरा है डिसकैलकुलिया, चौथा है डिसग्राफिया। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है। तो इसका जो आंसर होगा वो डिसलेक्सिया होगा। तो जो पिछले स्लाइड में है वो आपका आंसर होगा, मैं दिखा देता हूँ, तो देख लीजिए सकते हैं। इसका जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है रीडिंग पढ़ने का, वो डिसलेक्सिया के अंदर आता है। सही आंसर सी का फर्स्ट है आपका डिसलेक्सिया। अब चलिए देखते हैं अगला हम लोग। पेयर टीचिंग इज ए प्रोसीजर ऑफ, जो युगम शिक्षण एक प्रक्रिया है। होल क्लास टीचिंग संपूर्ण कक्षा शिक्षण है कि पेयर ट्यूटरिंग सहयोगी अनुशिक्षण, कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग क्रियाशीलता आधारित अधिगम। तो पेयर टीचिंग कहा गया है, क्या युगम शिक्षण के बारे में कहा गया है। तो इसमें जो पेयर शिक्षण में आता है वो कोऑपरेटिव लर्निंग आता है, सहकर्मी के साथ आप जो अधिगम करवाते हैं वो पेयर टीचिंग में आता है। तो इसका सही आंसर जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग सहकारी अधिगम होगा। तो क्या, अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। द सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान IEP इज कॉल्ड। तो चलिए हम लोग और देखते हैं इसमें ही। जो व्यक्तिपरक शिक्षा योजना के बारे में जानकारी का व्यवस्थित एकत्रीकरण कहा जाता है। तो इसे क्या किया जाता है? पहला है रेफरल संप्रेषण, दूसरा असेसमेंट आकलन, तीसरा इवैल्यूएशन मूल्यांकन, चौथा है इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन। तो आपको सही बताना है।
तो इसका सही आंसर जो होगा, क्योंकि यहाँ व्यक्तिगत IEP इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, तो व्यक्तिगत यहाँ पे मूल्यांकन और उसके हिसाब से प्लान बनाया जाता है कि बच्चा को क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या नीड्स होगी, क्या उनकी ऑब्जेक्टिव्स होंगे, किस बेसिस पर डिफाइन किया जाता है, उसकी डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से, उसका खुद का डिसेबिलिटीज़ के हिसाब से खुद का प्लान बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा असेसमेंट, आकलन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं हम लोग। अब है इसके पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो BBMQ के होते हैं। उसके पहले जो BBMQ था वो VVU के अंतर्गत आता था। तो इसके पहले ये 4 साल से पहले जितने भी क्वेश्चन हुए थे वो VVU के अंदर आते थे, तो VVU ही एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। इसीलिए यहाँ देखिए BEd लिखा हुआ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर है। तो पहला है 2017 से 19 के क्वेश्चन। देखिए कोई भी क्वेश्चन चाहे VVU के हो, चाहे VVU के हो या BBMQ के हो, दोनों का सिलेबस सेम है। तो अगर आप MCQ दोनों का सॉल्व करते तो कोई आपका हानि नहीं है। ठीक है, सिलेबस सेम है इसलिए। चलिए सवाल देखते हैं। पहला है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशल चाइल्ड, विशिष्ट बालक के कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 2, अगला है 3, उसके बाद है 4, लास्ट है नन ऑफ दिस। तो जो इसके आंसर जो है मुझे गूगल पे ज़्यादा तरह के सवाल के जवाब मुझे क्या मिले थे? 4 मिले थे। तो इसका जो ऑप्शन जो है C4 वो होना चाहिए था। अगर आपको इसमें कोई डाउट्स होगा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे 4 ही दिखाई दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। द प्रोविज़न ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विस इज ऑफ, सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्तियों के क्षेत्रीय आरक्षण का प्रावधान है। पहला है 2%, दूसरा है 4%, तीसरा है 3%, चौथा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले जो था वो 3% था, उसके बाद ये बढ़ के 4% हुआ। तो इसका सही आंसर होगा 4%। क्यों होगा? क्योंकि जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट जो बने थे, क्या जो राइट ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट जो बनी थी वो 2016 के हिसाब से वो 6% बढ़ा के 3% बढ़ा के 6 कर दी थी। 2016 में 3% बढ़ा के 4% कर दी थी। तो इसका सही आंसर होगा 4%। ठीक है, इसके बाद अगला हम लोग सवाल देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड इज इन, श्रवण बाधितों के लिए राष्ट्रीय संस्थान है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड इज कहाँ पे है? चलिए वो बताते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। पहला दिया हुआ है कलकत्ता में, दूसरा है मुंबई में, तीसरा है चेन्नई में, चौथा है दिल्ली में। तो इसका सही आंसर जो है आपका ये है मुंबई में। उसका नाम क्या है? अली यवर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज़। ठीक है, उस इंस्टीट्यूट का यही नाम है जो कि आपके मुंबई में है। राइट्स ऑफ पर्सन ये है आपका मुंबई में। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ दिस प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय टीचर, शिक्षक को कौन से कार्यक्रम उपलब्ध कराने चाहिए? पहला है वर्कशॉप कार्यशाला, दूसरा है सेमिनार कार्यगोष्ठी, तीसरा है कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, चौथा है आपका ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या होना चाहिए बताइए? इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। विच वर्क डन बाय द टीचर फॉर क्लासरूम मैनेजमेंट, कक्षा प्रबंधन के संदर्भ में अध्यापक को कौन कौन कार्य करने पड़ते हैं? पहला है प्लानिंग नियोजन, दूसरा है कोऑर्डिनेशन एंड गाइडेंस संयोजन व निर्देशन, तीसरा है कंट्रोल,
नियंत्रण, चौथा है ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। तो जो आपके टीचर के जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उन्हें प्लानिंग भी करनी होती है, उन्हें संयोजन और निर्देशन भी देने होते हैं, कक्षा में नियंत्रण भी रखना पड़ता है। तो इसके सही आंसर है ऑल ऑफ दिस उपयुक्त सभी। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब मैं अगला सवाल में देखते हैं हम लोग। अगला है आपका 2016 से 2018 के क्वेश्चंस है, 2016 टू 2018 के क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या सवाल है। पहला है हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ हैंडीकैप। तो इसमें पूछा जा रहा है कि हैंडीकैप के कितने प्रकार की होती है। पहला है 2, अगला है आपका 3, उसके बाद है 1, चौथा है 4। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आपका 4। 4 प्रकार की डिसेबिलिटीज़, आपकी हैंडीकैप डिसेबिलिटीज़ 4 प्रकार की होती है। ठीक है। अगला है आपका हु डेवलप्ड ब्रेल स्क्रिप्ट। जो ब्रेल सिस्टम, लुईस ब्रेल की जो स्क्रिप्ट बनाई गई थी वो किसने डेवलप किया था? जैसा मैंने ही पहले ही बता दिया था। तो चलिए देख लेते हैं। ब्रेल लिपि का विकास किया था, पहला है लुईस ने, दूसरा है एटार्ड ने, तीसरा है क्रिक ने, चौथा है एलिस ने। तो इसका सही आंसर जो है, इसका सही आंसर होगा लुईस ब्रेल। ब्रेल से ही उन्होंने ब्रेल सिस्टम या ब्रेल स्क्रिप्ट डेवलप किया था। यहाँ तक कोई परेशानी? सही आंसर आपका लुईस ब्रेल, ए ऑप्शन हो जाएंगे। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका हाउ शुड बी द स्पेशल चाइल्ड टॉट। विशिष्ट बालकों को किस विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए? पहला है बाय डूइंग, करवाकर, दूसरा है बाय रीडिंग, पढ़वाकर, तीसरा है बाय डूइंग सेल्फ, स्वयं करके सीखो, चौथा ऑल ऑफ अबव उपयुक्त सभी विधियों द्वारा। तो स्पेशल चाइल्ड टीचर हैं, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आपकी स्पेशल चाइल्ड टीचर हैं। तो डिसेबिलिटीज़ भी स्पेशल होगी, किसी को विजुअल दिखाई नहीं देंगे, किसी को हियरिंग इम्पेयरमेंट सुनाई नहीं देगा, तो कोई बोल नहीं सकता है, तो कोई सुन नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है। ठीक है। तो सब के लिए अलग अलग आपकी क्या चाहिए, आपकी अलग अलग तरीके से उसकी जो भी समस्या है उसको समाधान करना चाहिए। जैसे जो मन बुद्धि का है उसे आप करवा कर सिखा सकते हैं, जिसे पढ़ने में कठिनाई हो रही है आप उसे पढ़ा कर सकते हैं, उसके बाद आप उसे स्वयं करवा के सिखा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी विधियों द्वारा। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अब अगला सवाल देखते हैं। हु सजेस्टेड लर्निंग डिसेबिलिटीज वर्ड। अधिगम असमर्थता शब्द किसने सुझाया था? पहला है किर्क ने बोला था, दूसरा है फॉरबेस, तीसरा है कॉर्वेल, चौथा है सैमुअल कर्क ने। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जो वर्ड सजेस्टेड लर्निंग डिसेबिलिटी का जो वर्ड था वो आपके सैमुअल किर्क ने दिया था। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। बट जो स्पेलिंग कर्क लिखा हुआ है KA, इसकी जगह KIRK होगा। तो आंसर 4 आपके थर्ड डी के 4 होंगे सैमुअल कर्क, जिन्होंने 1963 में दिया था लर्निंग डिसेबिलिटी वर्ड। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। विच आर द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी विद्यालय को कौन सी सुविधा प्राप्त है? पहला है क्लिनिकल फैसिलिटी, उपचार सुविधा, दूसरा है स्पेशल करिकुलम, तीसरा है स्पेशल स्कूल विशेष विद्यालय, चौथा ऑल ऑफ द अबव उपयुक्त सभी। तो जो फैसिलिटीज़ है इंक्लूसिव स्कूल्स में वो सब सारे बच्चे डिसेबिलिटीज़ वाले डिसेबल बच्चों के लिए ही होते हैं। तो उसमें उसके लिए क्लिनिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, उसके लिए अलग से स्पेशल करिकुलम बनाना चाहिए। जिसे दिखाई नहीं दे सकता है उसे आप किसी और माध्यम से पढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे,
उसके लिए स्पेशल स्कूल्स हो गए। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी, क्योंकि जो भी फैसिलिटीज़ है आपके क्वेश्चन में वो देनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसके आंसर होंगे। ठीक है, अगर आपको इस सवाल में डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि उसकी क्लिनिकल फैसिलिटीज़ भी होती है, उसकी स्पेशल करिकुलम भी होता है। इंक्लूशन पाया तो उसके स्पेशल स्कूल्स ही थे, अभी इंक्लूसिव में सबको रखा गया, इसीलिए ऑप्शन 4 होने चाहिए। चलिए अब बाकी देखते हैं। ये है 2015 से 17 के क्वेश्चन, जो कि आपके अंतिम प्रश्न पत्र होंगे आपके। चलिए इसे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है इंक्लूसिव एजुकेशन इज अरेंज्ड फॉर। तो पहला आपका क्या है, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है फॉर नॉर्मल चाइल्ड, सामान्य बालक हेतु। दूसरा है फॉर स्पेशल चाइल्ड, जो विशिष्ट बालक होते हैं उसके हेतु। तीसरा है बोथ 1 and 2, 1 and 2 दोनों। नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन है। तो जो समावेशी शिक्षा की जो व्यवस्था की जाती है वो आपके दोनों की जाती है, नॉर्मल और स्पेशल चाइल्ड। तो ये भी क्वेश्चंस आपके क्या है, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मल्टीपल डिसेबिलिटीज कैन बी क्लासिफाइड एज, बहुवैधता का वर्गीकरण किया जाता है। पहला फिजिकल डिसेबिलिटी, शारीरिक बाध्यता। दूसरा मेंटली रिटार्डेड, मानसिक मंदता। तीसरा लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम असमानता। चौथा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ होंगे, बहुवैधता का वर्गीकरण, उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी भी आते हैं, मेंटली रिटार्डेड भी आते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी भी आते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त सभी। ठीक है, 4th नंबर उपयुक्त सभी। अब हम अगला सवाल देखते हैं। द प्रोविजन ऑफ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन फॉर दिव्यांग पर्सन इन गवर्नमेंट सर्विसेज इज ऑफ। सरकारी नौकरियों में दिव्यांग व्यक्ति के क्षेत्रीय आरक्षण का प्रावधान है। तो इसका ऑप्शंस है 2%, 2%, 4%, 3% या नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 4। पहले ये 3% थे, 2016 में डिसेबिलिटीज़ एक्ट आई थी, वो बढ़ा के, सॉरी पहले 2% थे, 2%, शायद 2% थे, देख लीजिएगा, उससे बढ़ा के आपके 4% कर दिए गए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, 4%। ठीक है, आगे ऑप्शन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, स्पेशल एजुकेशन वाज फर्स्टली डेवलप्ड इन, विशिष्ट शिक्षा का सर्वप्रथम विकास हुआ है। पहला USA, दूसरा अमेरिका में, दूसरा यूरोप में, तीसरा है आपके भारत में, इंडिया में, चौथा है चीन में। तो इसका सही आंसर जो है वो होगा, पिछले स्लाइड में है वो दिखा देता हूँ मैं। तो पहला ऑप्शन देखिए USA जो था, इसका सही आंसर USA होगा, अमेरिका में, जो कि स्पेशल एजुकेशन पहली बार वहीं डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था, विकास किया था, सर्वप्रथम विकास हुआ था आपके विशिष्ट शिक्षा के बारे में। चलिए बाकी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मैल एडजस्टेड चिल्ड्रन आर दोज हु, कुसमायोजित बच्चे वो है जो बिहेव नेगेटिवली, नकारात्मक व्यवहार करते हैं। दूसरा है हार्म अदर चिल्ड्रन, जो दूसरे बच्चों को हानि पहुंचाते हैं। तीसरा है यूज एब्यूसिव लैंग्वेज, गाली देते हैं। ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो इसका क्वेश्चन देखिए, मैल एडजस्टेड पूछा, जो कुसमायोजित बच्चे हैं वो नेगेटिवली बिहेव करते हैं क्या, मैल एडजस्टेड बोल रहा है। दूसरा है क्या, बच्चों को, दूसरे बच्चे को हार्म करते हैं। तीसरा गाली देते हैं। चौथा ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी होंगे, क्योंकि वो गलत तरीके से नकारात्मक करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, गाली देते हैं। तो मैल एडजस्टेड बच्चे वैसे होते हैं। सही आंसर आपकी ऑल ऑफ द अबव होगी, उपयुक्त सभी। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप नेक्स्ट वीडियो जो कि आपके ऑप्शनल पेपर फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन के बारे में उसके MCQ चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।
आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक कर सकते हैं। आप कोई सुझाव, आप कोई डाउट्स, आप कोई आंसर बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आप नोटिफिकेशन के बेल बटन को ऑन कर लें, जिससे जैसे ही मेरे वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप अपनी दोस्तों के साथ सहायता भी करना चाहते हैं, उसके साथ आप उसकी ख्याल रखते हैं तो आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बीर अड्डा पे भी। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है।